ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल, डायरेक्टर फाउंडर अग्रवाल कॉमर्स करियर, आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास जो आपकी थी वो बिल्कुल यही थी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इसमें मैंने डिस्कस किया था GAME FROM। यदि आपने इसे रिकॉल किया होगा तो आपके जहन में अभी भी होगा, यदि नहीं है कोई बात नहीं। आपने अगर प्रीवियस क्लास मिस कर दी किसी भी रीजन से तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो की डिटेल आप देख लेंगे, और अदरवाइज आप डिटेल ना भी देखें तो भी देख लिया है तो भी याद है तो भी मैं रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। मैं सारी चीज़ें एक क्विक रिकैप करा देता हूं। गोइंग कंसर्न, बिजनेस निरंतर चलता रहेगा, इसकी वजह से करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो गोइंग कंसर्न की वजह से बिजनेस का क्या है, व्यू लिया जाता है कि निरंतर चलता रहेगा, और इसकी वजह से हम लोग करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स में क्लासिफिकेशन, लायबिलिटी को भी दो पार्ट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफिकेशन करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड में है कि अकाउंटिंग, भाई ठीक है कि बिजनेस तो निरंतर अनंत काल तक चलती रहेगी, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन जो हमें बताता है कि 12 महीने मैक्सिमम, 12 मंथ्स। ओके, तो विद इन 12 मंथ्स जो भी आपने की है क्रियाकलाप, उससे आपका जो भी रिजल्ट आता है वो आप डिटरमाइन कर लें, प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कर लें, फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस दोनों देखना होता है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बताता है आप 15 मंथ से ज़्यादा आगे, 12 मंथ से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। 15 मंथ्स की नहीं बनाई जाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 36 मंथ्स की नहीं बनाई जाती, 34, मतलब कहने का ये कि मैक्सिमम 12 महीने। आप 3 महीने का बना सकते हो, क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है, लेकिन एनुअल रिपोर्टिंग मस्ट है। आपको साल का देखना है, साल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपका फाइनेंशियल पीरियड। मनी मेजरमेंट, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ मनी, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, रुपीज़ डॉलर आप दिमाग में ला सकते हैं। और ट्रांजैक्शन और इवेंट्स अगर कैपेबल नहीं है रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री यानी मनी में मेजर करने के, तो उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस एंटिटी, बिजनेसमैन का फोटो बनाया था हमने, याद होगा, और बिजनेस की भी तस्वीर बनाने की कोशिश की थी हमने। तो ये दोनों जो हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, और जो ट्रांजैक्शन बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में होते हैं उन्हें अलग रखना है। कैपिटल और ड्राइंग्स का कंसेप्ट इसी वजह से आता है, बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट की वजह से। अगर इस कंसेप्ट को फॉलो ना किया जाए तो ट्रांजैक्शन जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है और बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शन दोनों अगर आउटसाइडर ट्रांजैक्शन के साथ भी मर्ज कर दिया जाए तो हमारा पर्सनल एक्सपेंस, अगर हम बिजनेस के मालिक हैं तो हमारा पर्सनल एक्सपेंस भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे में हम ट्रू और फेयर प्रॉफिट, अपना परफॉर्मेंस और पोजीशन सही ढंग से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में था कि सब कुछ डिस्क्लोज करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, कंसीलिंग नहीं होना चाहिए, हाइडिंग नहीं होना चाहिए, रिवेलिंग होना चाहिए, कंसेलिंग नहीं होना चाहिए, कन्वेइंग होना चाहिए, और इसकी वजह से हम लोग फुट नोट डिस्क्लोज करते हैं। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ फुट नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। इसकी वजह से बैलेंस शीट के बाहर भी कुछ रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो डिसीजन मेकर्स के डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं, तो उसे फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटी की बात मैंने इसमें की थी फुल डिस्क्लोजर में। अब रही बात रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके हैं, एक कैश बेसिस और दूसरा एक्यूरल बेसिस। बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन नाउअडेज एक्यूरल बेसिस को ही मोस्टली फॉलो करता है, और यही अप्रूव्ड भी है सभी जगहों पे। और आज के डेट में छोटे छोटे व्यापारी भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए एक्यूरल बेसिस को फॉलो करते हैं, जिसमें कि कैश मिले ना मिले, इनकम जनरेट हुआ है ये देखना होता है, और एक्सपेंस आपने इनकर्ड कर दिया है तो भले ही आपने पेमेंट नहीं किया है तो भी उसे एक्सपेंस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। यह है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब उसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की। तो इसमें सिंपल सा मैटर था कि हम लोग के पास जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं उन ट्रांजैक्शंस के लिए वाउचर चाहिए। वाउचर है तो भाई जाहिर सी बात है कि ट्रांजैक्शन चाहिए, ट्रांजैक्शन है तो वाउचर चाहिए, दोनों चीज़ की ज़रूरत है। यानी एविडेंस होना चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करा है, और एविडेंस है तो एंट्री होनी चाहिए, एंट्री है तो एविडेंस होना चाहिए, दोनों की मौजूदगी चाहिए। मैचिंग। मैचिंग का मतलब जो भी रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया है उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तो कर लिया आपने, लेकिन उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितनी भी कॉस्ट लगी है आपको उससे मैच करना है, बस। ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पर कही गई थी कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। वैसे भी आप चाहें तो ये आप पॉज करके सारा चीज़ आप रिकॉल कर सकते हैं।
अब रही बात हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ से मैंने शुरू करनी थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट से मैंने बात करनी थी आपसे। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पर है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स at the price paid to acquire it at the time of its acquisition, and the cost becomes the basis for the accounts during the period of acquisition. Okay, suppose आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, ओके तो बिल्डिंग को जितने में आपने खरीदा है आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतने पे ही दिखाएंगे और वही बेस बनेगा। हाँ, अब इस बात से भी कोई ताल्लुक और कोई मतलब नहीं है कि बिल्डिंग कितने की थी। आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएंगे, तो उसमें डॉक्यूमेंट में जितना वैल्यू लिखा होगा उतने ही लिखे जाएंगे वहाँ पर। आपने इलीगल मनी कुछ भी दिया है, दैट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड। और इलीगल मनी आपने नहीं दिया है, मान लिया जाए कि आपने जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है उस पर ही आपने खरीद की है और वही अमाउंट आपने दिया, लेकिन रियल वैल्यू उस बिल्डिंग की या लैंड की ज़्यादा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे उस ज़्यादा वैल्यू पे दिखा देंगे। ओके, आपने कुछ पे नहीं किया है किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे फिर भी दिखा देंगे क्योंकि आपने वो फेवरेबल लोकेशन ऑब्टेन कर ली है। तो जिसके लिए आप कुछ वैल्यू पे नहीं करेंगे वो एसेट्स आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन, एंड द कॉस्ट बिकम्स द बेसिस फॉर द अकाउंट्स ड्यूरिंग द period of acquisition and subsequent accounting periods. This does not mean that the asset will always be shown at the cost. The cost of asset is systematically reduced from year to year by charging depreciation in the balance sheet at book value, cost minus depreciation. तो कहने का मतलब है कि आपने ट्रक खरीदा, मान लीजिए 20 लाख रुपए की ट्रक है आपकी। अब उस 20 लाख के ट्रक को आप तो ईयर आफ्टर ईयर 20 लाख तो दिखाएंगे, लेकिन उसका जो भी डेप्रिसिएशन है वो भी आपको डिडक्ट करना है ईयर आफ्टर ईयर। ओके, लेकिन उसी 20 लाख में से जितना आपका एक्विजिशन कॉस्ट था उसी में से, ध्यान रखिएगा इस बात पे। ऐसा नहीं कि वो ट्रक की वैल्यू अब मार्केट में कुछ और हो गई तो आप वैल्यू चेंज कर लेंगे, नहीं जी, ऐसा नहीं है। उसका जो भी डेप्रिसिएशन है आपको माइनस करना होगा। इसके बाद अब बारी आती है प्रूडेंस कंसेप्ट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंस का मतलब होता है, बेटा आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे प्रूडेंस के बारे में, जरूर कंसल्ट करिएगा। प्रूडेंस का मतलब लिटरल मीनिंग हिंदी में क्या होता है वो आप जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, विवेक, अग्रसोची, समझदारी, ये सब दानिशमंदी, अकलमंदी, ये प्रूडेंस का मतलब होता है। तो इस कंसेप्ट की वजह से होता क्या है अकाउंटिंग में कि हम लोग भविष्य में जो होने वाली हानियां हैं या होने वाले एक्सपेंसेस हैं उसके लिए करंट ईयर में प्रोविजन कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट सीधी सी एक बात कहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। भविष्य में जो हानियां होंगी उसके लिए आप अभी से कमर कस के तैयार हो जाएं, यानी करंट ईयर के प्रॉफिट में आप उन होने वाले संभावित हानियों को आप माइनस कर सकते हो। ओके, संभाव्य हानि जो प्रोबेबल लॉसेस हैं, फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस, जिसे हम हिंदी में संभाव्य हानि कह रहे हैं। तो बात बेटा ये है कि अगर हम उसे अभी माइनस कर लें तो यहाँ तो कुछ ना कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट का वायलेशन हो जाएगा। और वो वायलेशन कैसा हो रहा है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि वाउचर चाहिए। तो वाउचर कहाँ से होगी? जो ट्रांजेक्शन अभी भविष्य में होगा, बैड डेट्स होगा मेरा, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इसी कंसेप्ट की वजह से होता है, प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से हम लोग करते हैं। तो भाई वो तो भविष्य में डूबने वाली रकम है, उसके लिए अभी से कैसे कर लें? तो वाउचर तो उसकी होगी नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी का भी वायलेशन यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि चूंकि हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी उन लॉसेस को वैल्यू नहीं कर सकते और फिर भी हमें उसको एंटिसिपेटेड कॉस्ट को लिखना होता है, तो ये थोड़ी सी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। हम लोग अगर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी उसका कॉस्ट है 10 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 12 लाख है, तो क्या 12 लाख रुपए पर उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए? नहीं। ये कंसेप्ट कहता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। तो हमें वो एंटिसिपेशन नहीं करनी है कि हमें 2 लाख रुपए अभी फालतू रियलाइज हो जाएंगे। हमारा जो कॉस्ट है दोनों में जो कम हो उसी पर हम वैल्यूएशन करते हैं। तो इसीलिए अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किया जाता है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे प्रूडेंस का एक कन्फ्लिक्ट और हो जाता है कंसिस्टेंसी से। अब एक साल तो हमने फॉलो कर लिया कि कॉस्ट प्राइस कम था तो कॉस्ट पे ले लिया, अगले साल नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगा तो उस पे ले लेंगे। तो कंसिस्टेंसी का वायलेशन हो गया कि कभी वैल्यूएशन के लिए कौन सा तरीका अपनाया, किसी साल वैल्यूएशन के लिए कोई और तरीका अपना दिया। तो प्रूडेंस का कन्फ्लिक्ट यहाँ भी हो गया कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी पे मैं आऊँगा तो फिर मैं प्रूडेंस पे भी बात करूँगा। अब देखिए कि ये कहता क्या है। वंस अगेन, दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये रूढ़िवादिता का सिद्धांत भी है, कंजर्वेटिज्म भी इसको कहते थे पहले। ओके,
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। सभी संभव हानियों के लिए आप प्रोविजन अभी करें, लेकिन आप प्रॉफिट होगा इसकी एंटिसिपेशन ना करें। The concept of prudence allows us to provide provisions for contingencies, to create provisions for bad and doubtful debts, etc. हम लोग तो ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न हम लोग इसी कंसेप्ट की वजह से करते हैं। अनसोल्ड स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो कम हो उस पर करते हैं। तो प्रूडेंस भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है। देखिए मैनेजमेंट, आपको जब मैंने बताया था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको याद होगा अभी रिसेंटली क्लास में ही बात हुई है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं उनको अगर टाइम से इन्फॉर्मेशन ना मिले तो क्या होगा? ट्रेन में बॉम्ब लगी है, ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली है, ओके, आप स्टेशन मास्टर हो, आप यदि ट्रेन यहाँ रोक दिए तो बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सकता है। यदि आपने यहाँ पे नहीं रोका तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ब्लास्ट होगा। आपको इन्फॉर्मेशन है कि ट्रेन आने वाली है जो खड़ी होगी और यहाँ से जब चल देगी वो ट्रेन, तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता, डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कब? ट्रेन छूट जाने के बाद आपको मिली है, स्टेशन मास्टर आप हैं, क्या आप डिसीजन ले सकते हैं? कुछ भी। इन्फॉर्मेशन तो मिली है लेकिन क्या समय से मिली सूचना है आपको? तो बीइंग अ मैनेजर यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले और वो डिलेड इन्फॉर्मेशन मिले तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई सिग्निफिकेंस है, कोई महत्व रह जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये टाइमलीनेस प्रिंसिपल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी अपडेटेड। बुक्स ऑफ अकाउंट जो होने चाहिए वो अपडेट होने चाहिए। जिस डेट तक होना चाहिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, उस डेट तक हो जाना चाहिए। डिले नहीं होना चाहिए कि भाई अगले महीने की जो है ना, पिछले महीने की ट्रांजैक्शन हम अगले महीने में रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अप टू डेट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। इन दिस प्रिंसिपल इफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, टाइमली इंफॉर्मेशन विल नॉट बी सप्लाइड टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, जितने भी वैरायटी ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको समय से सूचनाएं नहीं मिलेंगी, और जब समय से सूचनाएं नहीं मिलेंगी तो डेफिनेट है कि प्रॉब्लम होगा और डिसीजन मेकिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टाइम से मिला ही नहीं। ओके फ्रेंड, तो टाइमली प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस आपको समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस। एक्चुअली ये आपको अपनी किताब में देखेंगे तो ये आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वी नीड टू फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री विच इज पिक्यूलियर मतलब अलग है, डिफरेंट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर सेक्टर वी नीड टू वैल्यू प्रोडक्ट्स एट मार्केट प्राइस। हम लोग जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमें वैल्यू करना होता है क्रॉप्स को, वो करना होता है मार्केट प्राइस पर, ना कि अपने कॉस्ट पर। तो ये थोड़ी सी डिपार्चर है बाकी अदर बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट से और बाकी चीज़ों से। तो ये कहता सिर्फ यही है कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके की बातें हो सकती हैं, और जहाँ अलग है वहाँ हम लोग अलग तरीके से बात कर लेंगे। अब बात आती है बेटा कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल की। तो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। This principle suggests that any accounting policies and procedures should be adopted and followed only when the cost of implementation of such policies are equal to or less than the benefits derived from them, otherwise they should be given up। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने का पॉलिसी है तो उससे बेनिफिट होनी चाहिए। अकाउंटिंग की कोई भी मेथड मैंने अडॉप्ट करी है तो उससे हमें बेनिफिट होना चाहिए। कितना? कम से कम कॉस्ट के बराबर तो होना चाहिए। अब अगर कॉस्ट ही ज़्यादा लग रहा है, बेनिफिट कम है, तो वैसी पॉलिसी और वैसी प्रोसीजर और वैसे मेथड और वैसे रूल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, या फिर उसे गिवन अप कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है। मटेरियलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें कहा क्या गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल रेलेवेंट आइटम्स the knowledge of which might influence the decision of the users of the financial statement should be disclosed in financial statement. It means all the information which are very important and significant for any decision making group must be disclosed in the financial statement of the entity. तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की बात करता है, ये ऑल फुल डिस्क्लोज करने की बात नहीं करता। और मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल आपसे प्रीवियस क्लास में लिया था, याद होगा। वहाँ कहता है कि यदि आपने फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिखी है तो नहीं, फुल डिस्क्लोज कीजिए कि कितने टेबल, कितने बेंचेस, कितनी कुर्सियाँ, कितने क्या, ये डिटेलिंग करो। तो ये डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ फर्नीचर एंड फिटिंग लिखने तो काम चल जाएगा। एक मामूली कैलकुलेटर खरीदा गया है तो उसे फुली डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे राइट ऑफ कर दिया गया, खत्म, उसे बैलेंस शीट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
तो मटेरियलिटी सिंपल यही कहता है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही डिस्क्लोज होने चाहिए, फिजूल की बातें नहीं होनी चाहिए, जो जरूरी सूचना है वो डिस्क्लोज होना चाहिए, जबकि फुल डिस्क्लोजर कहता था कि पूरा डिस्क्लोज होना चाहिए। तो मटेरियलिटी का कॉन्फ्लिक्ट फुल डिस्क्लोजर से आता है। अब रही बात कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी सेकंड लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, इनफैक्ट हम लोग लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं, एट द वेरी एंड, यहीं पे आखिर है ये। तो कंसिस्टेंसी में क्या है कि जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है वो ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें फॉलो करना है, चाहे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड है या फिर इन्वेंट्री वैल्यू करने का मेथड है। अभी अभी मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने कहा था कि कंसिस्टेंसी आएगी तो मैं बात करूँगा। तो जब मैं बात कर रहा था इससे पहले कि हम लोग एंटिसिपेट नहीं करेंगे प्रॉफिट को, बट एंटिसिपेट करेंगे कि फ्यूचर लॉसेस होंगी। तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के संदर्भ में, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के संदर्भ में हम लोगों ने डिसाइड किया कि कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा उसे हम लोग लेंगे। वेरी नाइस। तो एक साल तो हमने ले लिया कि कॉस्ट प्राइस कम था तो कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूएशन कर लिया, दूसरे साल नेट रियलाइजेबल वैल्यू था उस पर कर लिया। तो ये तो कंसिस्टेंसी रही नहीं, ठीक है। तो इस कंसिस्टेंसी का कन्फ्लिक्ट किससे हो रहा है? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से भी हो रहा है। ओके, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन कंसिस्टेंसी फिर भी फॉलो होता है, कैसे वो भी बता दूं मैं आपको। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी एजम्पशन, वट एवर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पॉलिसीज आर सिलेक्टेड फॉर गिवन कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शंस, दे शुड बी फॉलोड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर टू फैसिलिटेट कंपैटिबिलिटी। इसके लिए जरूरी है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो किया जाए। इसमें एक बात और कहनी है मेरे को कंसिस्टेंसी में, कि यदि जरूरी हो जाए कि नहीं भाई बदलना ही है, मेरे को बदलना बहुत जरूरी है, हमने गलती कर दी थी कि वो मेथड हमने फॉलो कर लिया था, बदलना जरूरी है, गलती हो गई थी, तो क्या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। कंसिस्टेंसी ये नहीं कहता कि नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। लेकिन उस बदलाव से जो भी फर्क पड़ा हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली बदलेंगे, बैक जाके बदलेंगे, और न्यू और ओल्ड मेथड और पॉलिसी जो भी है उसको कंपेयर करेंगे, और करंट अकाउंटिंग पीरियड में उस बदलाव से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी हम लोग शामिल करेंगे। मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन चार्ज करा था हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में स्ट्रेट लाइन मेथड से, और जो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन थी, जो वट एवर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पॉलिसीज, तो सेलेक्ट किया था हमने स्ट्रेट लाइन मेथड। एक ट्रक थी 10 लाख रुपए की, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो 10 लाख का 20%, 4 लाख हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ओके, बाद में पता चला कि नहीं साहब, ट्रक के लिए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 2 साल के बाद से शुरू करना है। तो 2 साल तो ऑलरेडी चार्ज कर चुके हम लोग, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख तो चार्ज कर चुके 20% के रेट से। रेट ठीक है, लेकिन मेथड गलत था। मेथड बदलने को कहा एक्सपर्ट ने कि मेथड बदल लो भैया, ठीक रहेगा, आपकी रिपोर्टिंग ठीक होगी, फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक डिस्क्लोज होगा। मेथड आप डीबीएम सेलेक्ट कर लो, तो फर्स्ट रेट वही रखो। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम अब नए मेथड से भी जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे जाना। तो 10 लाख का 20% निकाला तो आया 2 लाख। अगले साल जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10 लाख में 2 लाख घटाएंगे, बचा 8 लाख। अब उस 8 लाख का 20% निकालेंगे तो आएगा 1,60,000। तो अब पिछले 2 वर्षों का डेप्रिसिएशन ओल्ड से 4 लाख आ रहा था, 2 लाख 2 लाख 4 लाख आ रहा था। न्यू मेथड से कितना आया? 2 लाख और 1,60,000, तो 3,60,000। तो पहले हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया था डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि उस 50,000 और 40,000 जो भी डिफरेंस का अमाउंट है, 40,000 ही है मेरे ख्याल से, तो उस 40,000 को हम करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देंगे और एसेट्स को डेबिट कर देंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगी और कंसिस्टेंसी की भी बात रह जाएगी और चेंज भी हो जाएगा। तो ये एक मिडवे भी देता है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब नहीं है कि रिजिडिटी है, रिजिडिटी इसमें नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब अटमोस्ट फ्लैक्सिबिलिटी है। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज से होने वाले परिवर्तन को आपको दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म होगा। और आज हमने जो करा है वो करा है, नीचे वाले सेगमेंट को आज मैंने करा है। आज एक बार रिकॉल करने की बारी फिर से आती है, तो हम लोग इसको रिकॉल करेंगे, हम लोग इसको फिर से एक बार देखेंगे। ओके, जी फॉर आप लोग बोलिएगा गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। ए फॉर अकाउंटिंग पीरियड,
accounting period. M for money measurement. E for entity. F for full disclosure. R for revenue recognition. O for objectivity. M for मैचिंग. ओके, अब H फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट. जस्ट हमने डिस्कस करा है हिस्टोरिकल कॉस्ट. P फॉर प्रूडेंस. T फॉर टाइमलीनेस. I फॉर industry practice. C for cost benefit. M for materiality and C for consistency. तो दोस्तों आपको ये याद रखने में सहूलियत प्रदान करेगा. गोइंग कंसर्न आपने करना क्या है, गेम ये एक वर्ड है जिसका कि सारा लेटर लेना है, फ्रॉम उसका कि सारा लेटर लेना है, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तानी, फिजिकल, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर, कॉस्टली, मटेरियलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट, ये भी आपको बनाना है. या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो. HPTICMC ये आप अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते हो. दैट इज़ वाई आई हैवंट रिटन हियर. तो H से क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट, P से क्या है प्रूडेंस, T से क्या है टाइमलीनेस, I से क्या है इंडस्ट्री प्रैक्टिस, C से क्या है कॉस्ट बेनिफिट, M से क्या है मटेरियलिटी, C से क्या है कंसिस्टेंसी. ओके, इसके अलावा भी है ड्यूअलिटी, मतलब कि एक लेन देन के दो पहलू होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट. ठीक, तो एक ट्रांजैक्शन होगा तो उसके दो पहलू होते हैं, वो कॉन्सेप्ट ये बताता है, हमने उसे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है. तो आप माइंड मत कीजिएगा. गेम फ्रॉम याद रखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 याद होगा. G से गोइंग कंसर्न, A से अकाउंटिंग पीरियड, M से मनी मेजरमेंट, E से एंटिटी, F से फुल डिस्क्लोजर, R से रेवेन्यू रिकॉग्निशन, O से ऑब्जेक्टिविटी, M से मैचिंग, H से हिस्टोरिकल कॉस्ट, P से प्रूडेंस, T से टाइमलीनेस, I से इंडस्ट्री प्रैक्टिस, C से कॉस्ट बेनिफिट, M से मटेरियलिटी और C से कंसिस्टेंसी. तो दोस्तों ये था आपका GAAP. और आपसे सवालात होंगे जब भी मुलाकात होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप यदि इन दो क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं, आज का और प्रीवियस जो कल का क्लास था, यदि आपने उसे अटेंड करा है तो डेफिनेट सी बात है कि आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे, ज़रूर कुछ कन्फ्यूजन होगा, ज़रूर कुछ मन में डाउट्स चल रहे होंगे. सारी बातें पॉसिबल हैं. आप 10% ही सीखे होंगे लेकिन सीखे ज़रूर होंगे. आपके 90% डाउट्स होंगे, मैं मान सकता हूँ. तो वो 90% डाउट्स आपको मेरे को सेंड करना है, चाहे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करें या फिर आप ऐप के ज़रिए भेजें या फिर आप टेलीग्राम के ज़रिए भेजें या फिर आप यूट्यूब के ज़रिए भेजें. तो आप इसे जैसे चाहें वैसे भेज सकते हैं. तो दोस्तों आपको भेजना और पूछना और मेरे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ज़रूर इस पे देखिएगा और वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा. मैं तुरंत डिलीट नहीं करने वाला हूँ इसको, तो आप ज़रूर देखिएगा. 2 टाइम्स रिवाइज ज़रूर कीजिएगा दोनों वीडियोस को, और उसको आप अपने बुक से कंसल्ट करके भी पढ़ने की कोशिश करिएगा. आपके सारे कंसेप्ट्स और डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर होंगे, और नहीं कुछ भी क्लियर होता है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.